साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल पे। यह हमारा दूसरा टेस्ट है। हमने जो है 25 क्वेश्चन देख लिए थे। आज 26 से लेके 50 तक के प्रश्नों को शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं विज़न IAS के 2023 के प्रारंभिक परीक्षा के लिए। यूपीएससी जो प्रारंभिक परीक्षा लेती है उसके लिए प्रीलिम्स का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो ये हमारा पहला सेट का दूसरा पार्ट है। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। एक्सप्लेनेशन के साथ सारे प्रश्नों को सॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, तो आज का हमारा जो है पहला प्रश्न शामिल किया गया है। प्रश्न है, निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, प्रश्न कहता है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो कथन एक कहता है, अनुच्छेद 324 के तहत सेवा की शर्तें व पदावधि को निर्धारित किया गया है। गलत स्टेटमेंट है निर्वाचन आयोग के बारे में। ठीक है, जो है निर्वाचन, इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, निर्वाचन आयुक्तों व प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा की शर्तें व पदावधि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाएगी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत भारत के निर्वाचन आयोग को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने का अधिकार प्राप्त है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। दूसरा है, निर्वाचन आयोग में चर्चा किए जाने वाले मामलों पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त CEC वीटो पावर का प्रयोग कर सकता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि ऐसी स्थिति में जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त या दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों के बीच विचार में मतभेद होता है तो आयोग द्वारा बहुमत के आधार पर निर्णय किया जाता है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा गलत होगा। तीसरा स्टेटमेंट है, CEC राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। कैसे कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है को उसके पद से केवल उसी रीति व उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति व आधारों से उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। ठीक है, तो हमारा तीसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ये था पहला प्रश्न। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपातकाल, सैनिक शासन। ठीक है, 3 हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। नीचे लिखा है, किन विशेष परिस्थिति या परिस्थितियों का भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अगर ये तीनों जो है शासन लग जाए, जैसे राष्ट्रपति शासन है या जो है राष्ट्रीय आपातकाल या सैनिक शासन लग जाता है, तो किस किस में जो है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, राष्ट्रपति जब शासन लगता है तो मौलिक अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो जो है अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाता है और यह निलंबन आपातकाल तक जारी रहता है, और सैनिक शासन में भी यही होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा C। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से निदेशक सिद्धांत 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। निदेशक सिद्धांत जो है, पहला जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें कौन कौन से शब्द जोड़े गए हैं। ठीक है, तो पहला, बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसर सुरक्षित करना, तो पहला जोड़ा गया था। ठीक है, अनुच्छेद 39 के तहत। ठीक है, 39 में ये जोड़ा गया। दूसरा है, समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना, ये भी जोड़ा गया था। तो 39 का A या का। ठीक है, 39 का A या का। ठीक, आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करना। ठीक,
तो ये नहीं जोड़ा गया था। ठीक, ये किस में जोड़ा गया था? ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। और हिंदी भाषा के विकास को बढ़ावा देना। ठीक, तो ये भी जो है नहीं जोड़ा गया था। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पहला और दूसरा। ठीक, आगे अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण नहीं करते हैं? पद जो धारण करते हैं, तो इनमें कौन है जो राष्ट्रपति के पद जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करते हैं? तो इसमें कौन कौन हो सकते हैं? तो इसमें देखिए हो जाएंगे हमारे नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य और मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक, इसमें जो महान्यायवादी होता है इसका जो है कार्यकाल संविधान द्वारा निर्धारित नहीं है। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो है संविधान में उसे हटाने की प्रक्रिया और इसका आधार भी उल्लिखित नहीं है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा जो है कहता है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण कर सकता है, बाकी तीनों नहीं कर सकते हैं, नहीं ही पूछा था। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, पद्म पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पद्म पुरस्कारों के बारे में पूछा है, तो कौन सा कथन सही है? ठीक है, पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले पद्म पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति को पहले प्राप्त पुरस्कार के 5 वर्ष बाद ही उच्च पुरस्कार दिया जा सकता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक है, दूसरा है कि पद्म पुरस्कार समिति की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं, ये भी सही है। ठीक है, तीसरा है इस पुरस्कार की घोषणा से पूर्व प्राप्तकर्ता की लिखित सहमति लेने का प्रावधान है, ये गलत है। प्राप्तकर्ता की लिखित जो है सहमति लेने का प्रावधान नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है, लिखित या औपचारिक सहमति लेने का कोई भी प्रावधान नहीं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। एक तरफ है संवैधानिक प्रावधान, एक तरफ स्रोत देश। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? ठीक, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? ठीक है, मूल अधिकार जो है मूल अधिकार फ्रांस से नहीं लिया गया है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, मूल अधिकार जो है कहाँ कहाँ से लिया गया है? मूल अधिकार लिया गया है अमेरिका से, फ्रांस की जगह कहाँ से? अमेरिका से। ठीक है, मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, तो दूसरा हमारा सही है। सरकार का कैबिनेट स्वरूप ब्रिटेन से लिया गया है, तो तीसरा भी हमारा सही है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में प्रश्न पूछा गया है। तो प्रश्न है कि कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट दिया है राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में कि इसे 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायतों के चुनावों के संचालन का अधिकार दिया गया है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है राज्य चुनाव आयोग में पंचायत सीटों के परिसीमन, आरक्षण और चक्रानुक्रम का कार्य निहित है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट है राज्य चुनाव आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट भारत के चुनाव आयोग और राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। तो तीसरा स्टेटमेंट हमारा
गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट जो है सही है, क्योंकि राज्य चुनाव आयोग जो है को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायतों के चुनाव और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव कराने की जिम्मेदारी दी गई है। दूसरा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि राज्य चुनाव आयोग में पंचायत सीटों के परिसीमन, आरक्षण और चक्रानुक्रम के कार्य निहित हैं। ठीक, राष्ट्रीय संविधान प्रकार्य समीक्षा आयोग, जिसे NCRWC की सिफारिशों के अनुसार परिसीमन, आरक्षण और सीटों के रोटेशन के कार्यों को एक परिसीमन आयोग में निहित किया जाना चाहिए, न कि राज्य चुनाव आयोग में। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है। तीसरा गलत है, क्योंकि वर्तमान में राज्य चुनाव आयोग द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के संबंध में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। NCRWC ने यह भी सिफारिश की कि राज्य चुनाव आयोग को भारत के चुनाव आयोग और राज्यपाल को अपनी वार्षिक या विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए। ठीक, तो इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। ठीक, संवैधानिक प्रावधान एक तरफ दिए हुए हैं, एक तरफ स्रोत दिए हुए हैं। ठीक है, तो हमारा जो है इसमें देखना है कि सही सुमेलित है, उपयुक्त में से कौन सा सही सुमेलित है। ठीक, अच्छा ये वाला प्रश्न है 33 नंबर। नेक्स्ट, ठीक है, एक तरफ आयोग दिया गया है, एक तरफ अंतर्गत आता है, सही सुमेलित करना है। सॉरी, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, मैंने 31 क्वेश्चन देख लिया था, 33 क्वेश्चन है 32 के बाद। ठीक है, तो आयोग निकाय एक तरफ किसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो देखते हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। तो पहला स्टेटमेंट हमारा जो है गलत हो जाएगा। ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि ये आता है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। किसके अंतर्गत? अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, मंत्रालय, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, दूसरा है राष्ट्रीय महिला आयोग, ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो दूसरा सही है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, तो ये जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा 34, वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, वित्त आयोग के बारे में पूछा जा रहा है। यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि वित्त आयोग जो है अर्ध न्यायिक निकाय है। दूसरा है इसके सदस्य 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं। गलत है दूसरा स्टेटमेंट। क्यों गलत है? क्योंकि जो है वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। वे राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट की गई अवधि के लिए पद धारण करते हैं, यानी राष्ट्रपति जब तक के लिए कहेगा तब तक के लिए वो पद धारण किए रहेंगे। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट है इसके सदस्य पुनर्नियुक्ति हो तो पात्र होते हैं, तो तीसरा स्टेटमेंट हमारा सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एयरटेल पेमेंट बैंक को RBI द्वारा अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया है। ठीक है, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, करंट है, ध्यान से देख लीजिए। तो एयरटेल पेमेंट बैंक को RBI द्वारा अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया। ठीक है, कौन सा जो है उत्तर इसमें सही है चुनना है। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट है हमारा, प्रत्येक अनुसूचित बैंक समाशोधन गृह का सदस्य बनने के लिए पात्र है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा।
ठीक। दूसरा स्टेटमेंट है हमारा, भुगतान बैंक डेबिट और एटीएम कार्ड मुहैया करा सकते हैं। तो जो भुगतान बैंक होते हैं वो डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड मुहैया करा सकते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट है हमारा, भुगतान बैंक की जमा सीमा प्रति व्यक्ति 1,00,000 रुपए है। तो तीसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि जो है इसकी सीमा वर्तमान में कितनी हो गई है, 2,00,000 रुपए। ठीक है, 2,00,000 रुपए। ठीक, याद रखिएगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है, भारतीय संविधान का उपयोग उस मूल ढांचे के रूप में करता है जिसके भीतर सरकार संचालित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा इसका कारण नहीं है। तो कारण नहीं है पूछा है, तो इसमें जो है कारण नहीं हो जाएगा। भारत का संविधान एक पवित्र दस्तावेज है और इसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। ठीक है, यही इसका कारण नहीं है। बाकी जो है ऑप्शन ए बी सी तीनों सही है कि न्यायपालिका और राजनीतिक प्रथाओं ने संविधान के कार्यान्वयन में लचीला दर्शाया है। दूसरा स्टेटमेंट है, संविधान का मूल ढांचा हमारे देश के अनुकूल है। और तीसरा है कि संविधान निर्माता बहुत दूरदर्शी थे और उन्होंने अनेक परिस्थितियों के लिए समाधान प्रदान किया है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन अपने संबंधित पद पर न जाने के पश्चात केंद्र या राज्य के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को टेढ़ा दिया हुआ है कि कौन अपने संबंधित पद पर न रह जाने पर, ठीक है, कोई ऐसा है जो अपने जो है जिस पद में रहना चाहिए उस पे ना रह जाने के बाद क्या होगा, केंद्र या राज्य के अधीन किसी पद का पात्र नहीं होता। तो ऐसा कौन होता है, तो ऐसा होता है भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, महालेखक परीक्षक के पद को कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की गई है। ठीक है, उसे राष्ट्रपति द्वारा केवल संविधान में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार ही पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, वह अपने पद पर न रह जाने के पश्चात केंद्र या राज्य के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित कार्यों में से कौन से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, ये कार्य पूछा है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो है उसके द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है। ठीक, तो देखते हैं कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। सही उत्तर चुनना है। वन क्षेत्रों में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों को लघु वनोपज के संबंध में स्वामित्व अधिकार प्रदान करने के लिए किए जाने वाले उपायों का सुझाव देना, ये इनका कार्य है। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति का आयोग का जो है कार्य है। अगला है कि अनुसूचित जनजातियों को उनके अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित करने के संबंध में विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच करना, तो दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है कि पंचायत यानी अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 के प्रावधानों का पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए किए जाने वाले उपायों का सुझाव देना, तो तीसरा स्टेटमेंट भी हमारा सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा यह भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के रूप में उल्लिखित है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऐसा है, तो है शोषण के विरुद्ध अधिकार के में कौन सा सम्मिलित है, तो सम्मिलित किया गया है कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिरोध और मानव के दुर्व्यापार और बालाश्रम का प्रतिषेध, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद है, 23 और
24, ठीक है, 23 व 24 अनुच्छेद है, ठीक है। 23 में क्या है कि दुर्व्यापार, बेगार, बालाश्रम, ठीक है, और इसी तरह के अन्य प्रकार के बालाश्रम को प्रतिबंधित करता है अनुच्छेद 23। और अनुच्छेद 24 जो है अनुच्छेद 24 क्या कहता है, 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को किसी कारखाने, खान या किसी अन्य परिसंकटमय गतिविधि जैसे निर्माण कार्य और रेलवे में नियोजन पर रोक लगाता है। और जो है गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, ये अनुच्छेद 22 में है, ठीक है। और यह स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 का भाग भी है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। सही उत्तर चुनना है, ठीक है। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में पूछ रहा है, तो स्टेटमेंट पहला देख लेते हैं। इसमें प्रावधान किया गया है कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 सहित अंग्रेजों द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को बदल सकता है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है, इसके द्वारा भारत में गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया है। तो गलत है, ठीक है, इसके द्वारा नहीं समाप्त किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट क्यों? क्योंकि अधिनियम ने वायसराय के पद को समाप्त किया है, ठीक है, ना कि गवर्नर जनरल के पद को। और प्रत्येक डोमिनियन के लिए एक गवर्नर जनरल का प्रावधान किया गया है इसके द्वारा। तीसरा स्टेटमेंट भी हमारा गलत है, क्योंकि जो है लिखा है, हालांकि इसने भारत को स्वतंत्र घोषित कर दिया, लेकिन इसने भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता की समाप्ति की घोषणा नहीं की। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त कर दिया और 15 अगस्त 1947 से भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य घोषित कर दिया गया। इस अधिनियम ने भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता की समाप्ति की घोषणा की और रियासतों को 2 स्वतंत्र राज्यों भारत व पाकिस्तान एक में शामिल होने अथवा स्वतंत्र रहने का विकल्प प्रदान किया, ठीक। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि यदि कोई विदेशी राज्य क्षेत्र भारत का भाग बन जाता है तो यह निर्दिष्ट करने की शक्ति उस विदेशी राज्य क्षेत्र के लोग भारत के नागरिक होंगे निहित है। किसमें निहित है? तो ये निहित है केंद्र सरकार में, ठीक है। यदि कोई विदेशी जो है राज्य क्षेत्र भारत का भाग बन जाता है तो भारत सरकार उस राज्य क्षेत्र के लोगों में से ऐसे व्यक्तियों को निर्दिष्ट करती है जो भारत के नागरिक होंगे, ठीक है। ऐसे व्यक्ति अधिसूचित तिथि से भारत के नागरिक बन जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम कहें, जब पांडिचेरी भारत का भाग बना तब भारत ने नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता यानी पांडिचेरी आदेश 1962 जारी किया, ठीक। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। सही उत्तर चुनना है, ठीक है। अगर इस तरह प्रश्नों को ध्यान से देख लेंगे तो बहुत सारे प्रश्न गलत होने से बच जाएंगे। तो हमारा स्टेटमेंट दिया हुआ है कि यह अस्पृश्यता और किसी भी रूप में उसके आचरण का उन्मूलन करता है। तो पहला ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। दूसरा है अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को परिभाषित किया गया है। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। अस्पृश्यता जो है मतलब छुआछूत को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन न्यायपालिका के विभिन्न निर्णयों ने इसके अर्थ का विस्तार किया है, ठीक है। तीसरा है
यह अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध उपलब्ध है। तो तीसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यह अधिकार राज्य और निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध उपलब्ध है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में इसके लिए अनेक प्रावधान हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अच्छा इसका कौन सा सही हो जाएगा, तो जो है अच्छा अगला स्टेटमेंट है, इसे सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 द्वारा लागू किया गया, तो ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा करंट अफेयर्स का है। प्रायः सुर्खियों में रहने वाला डार्क जीनोम संदर्भित करता है। तो जो डार्क जीनोम होता है वो क्या संदर्भित करता है कि डीएनए के उन भागों को जिनके बारे में हमें न्यूनतम जानकारी है और जिनके जैविक कार्यों के बारे में अधिक जानकारी नहीं है, ये डार्क जीनोम कहलाता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। राज्य लोक सेवा आयोग SPSC, ठीक है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है हमारा, अच्छा कौन सा सही है पूछा है। पहला स्टेटमेंट है कि आयोग के आधे सदस्य SC ST और OBC वर्गों के व्यक्ति होने चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है हमारा, SPSC के सदस्यों को संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा हटाया जा सकता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो है SPSC के अध्यक्ष और सदस्यों को राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, किंतु उन्हें केवल राष्ट्रपति द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है, राज्यपाल द्वारा नहीं। ठीक, तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, ना तो एक ना तो दो, यानी दोनों गलत हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से आयोग समिति ने भाषा को राज्यों के पुनर्गठन के मानदंड के रूप में स्वीकार किया था। ठीक है, ऐसी कौन सी समिति या आयोग है जिसने जो है भाषा को राज्यों के पुनर्गठन के मानदंड के रूप में स्वीकार किया? तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक, इसका आंसर हो जाएगा फजल अली आयोग। एक ही आयोग था, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कथन हमारा जो है कौन सा कथन सही है पूछा है। पहला कथन है हमारा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC और राज्य मानवाधिकार SHRC के अध्यक्षों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, क्योंकि जो है उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, राज्य मानवाधिकार आयोग जो SHRC है, उसकी नियुक्ति जो है राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो SHRC जो है इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC इसकी जो है नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, कौन करता है? राष्ट्रपति। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट हमारा कहता है कि NHRC और SHRC के अध्यक्षों को केवल भारत का राष्ट्रपति पद से हटा सकता है। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का प्रयोग करने के लिए किसी धार्मिक संप्रदाय को निम्नलिखित में से कौन सी शर्तों को पूरा करना आवश्यक है? ठीक है, उपयुक्त में से सही उत्तर चुनना है। ठीक, तो अनुच्छेद 26 के बारे में पूछा है, तो विश्वासों की प्रणाली वाले व्यक्तियों का एक समूह होना, पहला स्टेटमेंट सही है। सामान्य संगठन वाला एक समूह होना, तो दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा सही है। ठीक है,
अगला स्टेटमेंट है हमारा, समूह का एक विशिष्ट नाम होना, ये भी सही है। समूह का अपना एक धार्मिक पाठ्य होना, ये गलत है। अलग सिद्धांत का उपदेश देने वाला एक नेता होना, ये भी गलत है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या से भारत के संविधान के भाग 4A के तहत मूल कर्तव्य है। अगर आपने मूल कर्तव्यों को ध्यान से पढ़ा है तो आप जानेंगे कि जो है संविधान का जो भाग है 4A, तो उसमें जो है कौन कौन से मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं। तो उसमें शामिल किए गए हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद का विकास करना, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना, तो दूसरा स्टेटमेंट नहीं है रिलेट। करों का भुगतान करना, ये भी नहीं है। मतदान करना, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व न्यायपालिका के विभिन्न निर्णयों द्वारा प्रतिपादित यानी संविधान की मूल संरचना का एक भाग है। ठीक है, तो संविधान की मूल संरचना का भाग कौन कौन सा है। संविधान का निरपेक्ष चरित्र होना, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है कि विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण, दूसरा भी सही है। ठीक है, तीसरा है समाजवादी राज्य, तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, चौथा स्टेटमेंट है तर्कसंगता का सिद्धांत, तो चौथा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज के सेशन का ये आखिरी प्रश्न है 50वां। ठीक है, कल 51 से शुरू करेंगे, तो आज 50 तक ही रखने देते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या से हित समूहों और जन आंदोलनों दोनों के लिए समान है। ठीक है, 50वां प्रश्न है हमारा। तो हित समूह जो होते हैं उनके लिए भी और जन आंदोलन दोनों के लिए समूह मतलब समान है, इक्वल है। तो हमारा ऑप्शन जो है दिया गया है, सही उत्तर चुनना है। दोनों चुनावी प्रतिस्पर्धा में प्रत्यक्ष रूप से भाषा के लिए बिना राजनीति को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अगला स्टेटमेंट है कि दोनों का एक ढीला संगठन होता है जहां निर्णयन अनौपचारिक और लचीला होता है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तीसरा है कि दोनों बड़े पैमाने पर स्वतः स्फूर्त जन भागीदारी पर निर्भर हो जाते हैं या होते हैं, तो तीसरा स्टेटमेंट भी हमारा गलत है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी केवल एक। ठीक है, तो ये आज का हमारा रहा। ठीक है, 25 से लेके 50 तक के प्रश्नों को शामिल किया गया है, यानी 26 से लेके 50 तक के प्रश्नों को शामिल किया गया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।